नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था प्रारंभ किए हैं उसको क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और यह तीसरा क्लास है और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, वहाँ चेकआउट करके आप एक बार में भी देख सकते हैं एक ही जगह। और यह डेली आप लोग देखते भी चलिए और लाइव ही जल्द ही आप लोगों को क्लास अवेलेबल हो जाएगा। सारे चीज़ें जल्दी रहा तो सुव्यवस्थित रहा, सुटेबल रहा तो अच्छे से बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा क्लास। आप लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन तब तक ऐसे क्लास को देखते रहिए। अच्छे से हम समझा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। पिछले 9 सालों का जो अनुभव है वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ बड़े अच्छे से इसको समझते चलिए। आइए हम लोग इस सेशन में हम लोग संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी उद्देशिका जिसको कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो वह क्या संविधान का अंग है यानी पार्ट है, भाग है कि नहीं है। अगर है तो कब इसे अंग माना गया, कब इसे अंग नहीं माना गया कि यह संविधान का भाग नहीं है, कब इसे माना गया कि संविधान का भाग है और इसकी जरूरत क्या थी। और फिर प्रस्तावना को किसके द्वारा संविधान सभा में रखा गया था। हालांकि हम लोग इस पर डिस्कस कर डाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। और फिर प्रस्तावना हमें बताता क्या है, ओके, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संविधान में जो प्रियम्बल दिया गया है, उद्देशिका दिया गया है, प्रस्तावना दिया गया है, पहला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इसको आप लोग जानते रहिएगा। हालांकि पहले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए कि उद्देशिका को, प्रियम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था या पेश किया गया था। ओके, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि संविधान प्रस्तावना क्या है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और फिर इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग कब तक नहीं माना गया था और कब इसे माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो अब सबसे पहले यह तो हम लोग जान लें कि प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना की जरूरत क्या पड़ती है। तो आप देखेंगे कोई भी बुक अगर आप खरीदते हैं मार्केट से या फिर आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें पहले देखते हैं भूमिका दिया रहता है, एकदम प्रारंभ में ही दिया रहता है। तो उस प्रस्तावना दिया जो रहता है, भूमिका जो दिया रहता है, उसको पढ़ने से यह पता लग जाता है कि इस पूरे बुक में किस विषय से संबंधित बातें कही गई हैं, किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित बातें कही गई हैं और उसका उद्देश्य क्या है, ये बातें कहने का उद्देश्य क्या है। इसी तरह संविधान में भी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वह संविधान का समरी आपको पेश करता है या संविधान का पूरा आप जिस्ट आप कहिए उसी में है कि आप उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप समझ लेंगे कि पूरे संविधान में क्या बातें लिखा गया है, क्या संविधान में दिया गया है, उद्देश्य क्या है, किसके लिए लाया गया है। तो संविधान में के प्रियम्बल यानी उद्देशिका पढ़ने से आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन भी हम लोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर प्रस्तावना से कैसे किसी विषय के बारे में, उस बुक के बारे में, जिस सब्जेक्ट से संबंधित है, रिलेट है, उसके बारे में कैसे भूमिका आपको पढ़ने से पता लग जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए यह लाया गया, किसके लिए लाया गया और लाने का भी उद्देश्य क्या था। ओके, तो आइए प्रियम्बल को हम लोग प्रारंभ करते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू हम लोग चलते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रियम्बल यानी उद्देशिका अथवा इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, उद्देशिका अथवा प्रियम्बल। ओके, तो अब क्या है हम लोग देखते हैं। लिखा गया है हम भारत के लोग। ओके, हम भारत के लोग लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रियम्बुल है, यानी प्रस्तावना है। ओके, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला ही शब्द दिया गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान रखना है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यानी इसी सेंटेंस से हमें क्लियर हो जाता है कि हम भारत के लोग की पावर किसको दिया गया है डेमोक्रेसी में, यानी संविधान में। डेमोक्रेसी छोड़ दिया जाए, लोकतंत्र की अभी बात हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे कि हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान के प्रस्तावना में ही इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि हम भारत के लोग, यानी जो पीपुल है, जो भारत के, इंडिया के पीपुल हैं, लोग हैं, उन्हीं को क्या कर दिया गया है, सारा पावर उनके हाथ में दिया गया है। क्लियर बातें? तो हम भारत के लोग, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी प्रस्तावना में ही इस बात का जिक्र हो गया है कि पावर किसके पास है, पीपुल के पास है, लोग के पास है। और लोग कौन है, इंडिया के, भारत के। तो भारत के लोग यानी भारत की जनता के पास क्या है, पावर है। ओके, तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर किसके पास दिया गया है, पावर किसको दिया गया है, जनता को, पीपुल को, लोग को। ओके, तो यह बातें इस प्रस्तावना में क्लियर हो जा रही हैं, हम भारत के लोग। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ओके, तो पीपुल को यानी लोग को पावर दिया गया है। तो क्या कहा गया है कि ये लोग मिलके क्या करेंगे, हम लोग मिलके क्या करेंगे, भारत को, मतलब हम लोग मिल करके, भारत की जनता मिल करके भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ओके, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारत की संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता स्थापित किया जाएगा। ओके, स्थापित किया जाएगा और किसके द्वारा, पीपुल के द्वारा, लोग के द्वारा। आगे कह रहा है कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी ऑल सिटीजन, क्लियर बातें, ऑल सिटीजन, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ओके, उसके समस्त नागरिकों को, ऑल सिटीजन, किसी एक राज्य अथवा किसी एक एरिया यानी क्षेत्र के लोगों को नहीं, समस्त। ओके, ऑल सिटीजन, सिटीजन यहाँ नागरिक को कहा गया है, यानी नागरिक कौन होते हैं, जो भारत के हैं। और पीपुल क्या है या व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो बाहर से भी इंडिया में आते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत उनको भी रखा गया। लेकिन नागरिक शब्द और व्यक्ति शब्द में ये अंतर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ करके गलत करा देता है कि फंडामेंटल राइट, नागरिकों को कौन कौन फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है यहाँ नागरिक की बात
ऑल सिटीजन समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, न्याय का मतलब जस्टिस, समस्त नागरिकों को जस्टिस देने की बात कही जा रही है, न्याय। और न्याय किस तरह का न्याय दिया जाएगा, हमारे इस प्रियम्बुल में उद्देशिका में किस तरह के न्याय देने की बात कही गई है, सामाजिक। ओके, ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय, समाज के सभी लोग क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे, यहाँ सामाजिक न्याय की बात कही जा रही है। और क्या, आर्थिक जस्टिस जो कहा जा रहा है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो जस्टिस की बात कही गई है, तो उस जस्टिस में यानी न्याय में किस तरह का न्याय है, तो आप गलत कर देते हैं। तो किस तरह का न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। केवल 3 शब्द है, हमेशा ध्यान रखना है कि जस्टिस न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ओके, तो 3 शब्द है न्याय के अंतर्गत कि ऑल सिटीजन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है विचार, विचार से तात्पर्य थॉट, विचार, अभिव्यक्ति। ओके, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति से तात्पर्य है एक्सप्रेशन। ओके, तो थॉट, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीव जान ही रहे आप लोग, धर्म, रिलीजन और उपासना की स्वतंत्रता। ओके, उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो हमारे प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में स्वतंत्रता किन किन क्षेत्रों में दी गई है, सिटीजन को, नागरिकों को, ऑल सिटीजन को विचार अभिव्यक्त करने का, थॉट अपना रखने का, ओके, स्वतंत्रता दी गई है। तो ये नंबर एक शब्द हो गया, एक वर्ड। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीव विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ओके, उपासना मतलब यहाँ वर्शिप है, यानी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने शब्द आ गए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी लिखने को आएगा। सभी एग्जाम, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, अन्य एग्जाम भी देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। ओके, फिर ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो फिर लाइव क्लास में और अच्छे से आप लोगों को थोड़ा और समय लगेगा, और अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता की जो बात कही गई है, वह कितने तरह की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, आप अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा स्वतंत्र न रहिए कि किसी को आप एब्यूज, गाली दे दीजिए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है, विचार अभिव्यक्त करने का मतलब कि आप अपना विचार रख सकते हैं, कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन किसी को गलत इंटेंशन के उद्देश्य से नहीं, इंटेंशन गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ओके, एक्सप्रेशन और विश्वास, बिलीव, और यहाँ पर रिलीजन एंड वर्शिप। ओके, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म, अब आपका जो धर्म है उसे मानने की पूरी तरह से स्वतंत्रता, चाहे जैसे आप उसको मानिए। इसके बाद बिलीव विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। क्लियर बात है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जस्टिस न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और यहाँ स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और जो इस धर्म को से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता, और उपासना, वर्शिप, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो न्याय और स्वतंत्रता हो गया कि न्याय के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है। आगे हम लोग चलते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी की बात कहा गया, समानता, समता मतलब समानता, समानता कहाँ रहेगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में समानता, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर आप कह लीजिए संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अवसर, अवसर की समानता, अवसर से तात्पर्य क्या है, नौकरियों में अवसर इत्यादि, शिक्षा में, जहां भी अवसर की बात है वहां पर क्या है, इक्वलिटी रहेगी, समता रहेगी, यानी समानता रहेगी। तो समानता शब्द के अंतर्गत क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्लियर बात है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
कि हमारे प्रियम्बुल में, उद्देशिका में समानता यानी समता की बात कही गई है। तो किन किन क्षेत्र में समता? अवसर की समता और प्रतिष्ठा। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हम लोग। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, अब उन सब में कौन है? सिटीजन, ऑल सिटीजन, नागरिक हमारे। ओके, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। यहीं पर हम लोग रुकते हैं थोड़ा। कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र यानी देश की एकता और अखंडता। अखंडता मतलब समझ ही रहे हैं, इसे खंड खंड बिखरने नहीं दिया जाएगा, टूटने नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ओके, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, ध्यान रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, तो यह है हमारे संविधान में जो प्रियम्बुल है, प्रस्तावना है, तो यह है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बड़े अच्छे से डिस्कस हम कर दिए हैं, आप लोगों को समझा दिए हैं कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो उसमें जस्टिस किन किन क्षेत्रों में न्याय की बात कही गई है, फिर स्वतंत्रता की बात किन किन क्षेत्रों में कहा गया है, और फिर प्रतिष्ठा और अवसर समानता किन किन क्षेत्रों में कहा गया है, ये बात ध्यान रखना है। और व्यक्ति की गरिमा, अब यहाँ देखिए, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पर अब सिटीजन शब्द नहीं है, यहाँ व्यक्ति है, जेंडर शब्द है, तो व्यक्ति की गरिमा। अब इस व्यक्ति की गरिमा में सभी लोग आ जाएंगे। ओके, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारों को बढ़ावा दिया जाएगा या देने की बात कही गई है। और अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब तो समझा दिए, एक बार और तेजी से पढ़ देते हैं कि आप लोग अच्छे समझ लें। उद्देशिका, प्रियम्बुल अथवा प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, तो यह हो गया। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो समझाए हैं इसको ध्यान रखिएगा। जस्टिस के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समता के बारे में, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यह देख लेते हैं कि इस प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में। ओके, तो यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 42 अमेंडमेंट जो हुआ था वह 1976 में हुआ था, यानी 1976 में। कभी कभी सन भी आपसे पूछ देता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बुल में यानी प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह तीन शब्द जोड़ा गया है। 1 1 2 3 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह हमेशा याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, अब यह तो प्रस्तावना हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगले पॉइंट पर कि प्रस्तावना को संविधान का कब अंग नहीं माना गया और कब से अंग माना गया है, और माना गया है तो फिर क्या कहा गया है। ओके, अब हम लोग इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रस्तावना यानी उद्देशिका में संशोधन कब किया गया है। ओके, कब इसे अंग नहीं माना गया और कब अंग माना गया, तो किस संशोधन के द्वारा। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मामला प्रस्तावना से संबंधित उठा 1960 में। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। बेरुवारी केस में, बेरुवारी केस यानी बेरुवारी मामले में यह यस्सी लिखा है सुप्रीम कोर्ट, 60 में लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। यस्सी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना को लेकर के 1960 में बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। ओके, पहली बार प्रस्तावना से संबंधित जो मामला उठा था 1960 में बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ओके, ये बात कहा। आगे क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट बातें। अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बातें तो क्लियर हो गई भाई। जब आप प्रस्तावना को संविधान का भाग यानी पार्ट नहीं मान रहे हैं, अंग नहीं मान रहे हैं, तो उसमें संशोधन कैसे करेंगे? ये तो अपने आप क्लियर है कि भाई या तो अंग मानिए, भाग मानिए, तब संशोधन कर सकते हैं, नहीं मानेंगे तो उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो बेरुवारी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रस्तावना उद्देशिका को खारिज कर दिया, कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है तो इसमें, या भाग नहीं है तो इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। क्लियर बातें। पहली बार 1960 में यह मामला उठा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर दूसरी बार मामला उठा 1973 में। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1973 में दूसरी बार मामला यह उठा 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस का मतलब VS लिखा है वर्सेस, यानी जिसे बनाम होता है। जब आप कोर्ट में केस लड़ते हैं तो क बनाम ख, यानी कोई नाम आप ले लीजिए, उनके बनाम उनके। ठीक है, अब किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो हो सकता है आप लोगों का भी नाम हो, तो इसलिए ए बी कर दीजिए। ए वर्सेस बी, यानी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ओके, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दूसरी बार जो मामला उठा 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले उठे प्रस्तावना से संबंधित। अब यह क्या मामला था? यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व का निर्णय मतलब 1960 के बेरुवारी जो मामला था, तो पूर्व के निर्णय को बदल दिया, डिसीजन को बदल दिया का मतलब पलट दिया, चेंज कर दिया। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट अपना ही डिसीजन यानी निर्णय चेंज कर दिया, और यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह अपना डिसीजन वह चेंज कर सकता है, बदल सकता है। ओके, तो यह अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में अपने 1960 के मामले में दिए गए निर्णय को चेंज कर दिया, बदल दिया, और यह निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया? फिर क्या कहा? यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान का भाग है। ओके, संविधान का भाग है। इसलिए माना कि जो चीज हम लोग डिस्कस किए हैं, शब्दों का व्याख्या किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उन शब्दों का, जस्टिस का यानी न्याय का, स्वतंत्रता का, समता का यानी समानता का के जो शब्द हैं उस पर डिस्कस हुआ, बहुत विचार विमर्श हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह इस डिसीजन पर पहुंचा कि नहीं,
ये तो गलत होगा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग न माना जाए, भाग न माना जाए, ये तो रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी बातें वही है जो बताया जा रहा है इस प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, जो इस संविधान में है। ओके, इसीलिए इस आधार पर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के बेरुबारी मामले के डिसीजन को पलट दिया या बदल दिया या चेंज कर दिया, और इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अतः जब संविधान का भाग है तो अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब मामला क्लियर हो गया कि जब आप प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लेंगे तो उसमें तो तब संशोधन आसानी से होगा, जब नहीं मानेंगे तब कहां से संशोधन होगा। ओके, उसमें संशोधन प्रस्तावना में नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया, अपने निर्णय को चेंज कर दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उसके बाद फिर कहा कि अब इसमें संशोधन किया जा सकता है। ओके, किया जा सकता है, परंतु आगे क्या कहा, मौलिक ढांचे, यानी मूल ढांचा क्या है, मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके, तो अब यहाँ पर मामला फंस रहा है कि मौलिक ढांचा क्या है भाई, जो यह प्रस्तावना है इसका मौलिक ढांचा क्या है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें परिवर्तन करने का, इसमें संशोधन करने का, तब फिर जो संविधान का मूल ढांचा है या प्रस्तावना का जो मौलिक ढांचा है, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा कि यह इस प्रस्तावना के मूल ढांचे हैं या फिर इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते। तो मौलिक ढांचे की बात जब आएगी, मौलिक ढांचे के का प्रश्न जब उठाया जाएगा, तो इसका अंतिम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा कि यह संविधान का मूल ढांचा है या मौलिक ढांचा है, अथवा प्रस्तावना का मौलिक ढांचा है। ओके, तो मौलिक ढांचे की बात पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। तो तब से यानी 1973 से केशवानंद भारती के केस से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया है। ओके, तो यह था हमारा प्रस्तावना संविधान, और यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस मामले में, कई बार क्वेश्चन आया भी है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग यानी अंग माना गया, तो वह 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। जितनी हमने व्याख्या किया उस व्याख्या को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन पर हमने बहुत विस्तृत डिस्कस किया। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद,